बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए। इसलिए जुड़ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में भी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग महेश वर्णमाल के जो संक्षिप्त इतिहास आता है एनसीईआरटी का, तो उसको इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक होती है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि इतिहास के जो स्रोत हैं, यानी कैसे पता चलता है कि कौन सी घटना कहाँ पे हुई थी, उसको इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा तथ्यों आदि कालाक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों के समय के साथ साथ होने वाली परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। अगला है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि ये जो स्रोत मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले। किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों और स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त की जाती है, यानी जब खुदाई की जाती है तो उसमें से ये सब साक्ष्य निकलते हैं जिससे पता चलती है कि कहाँ की सभ्यता कैसी थी और वो किस क्षेत्र में आगे थी। अगला है टीला। तो टीला धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। नेक्स्ट है प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी कहलाता है। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार के बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृद भांड का उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे और किस प्रकार के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में कुछ लोग मृत व्यक्तियों के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है, यानी कि कार्बन 14 पद्धति द्वारा किसी भी वस्तु की आयु को ज्ञात की जा सकती है। आगे है कार्बन 14 पद्धति क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन की रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होती है, यानी जितनी भी सजीव वस्तुएं होती है उसमें कार्बन 14 विद्यमान होती है। तो समय के साथ साथ वो कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उससे रेडिएशन की तरफ निकलते रहता है और वो कम होते जाता है। तो कितने समय में कितना कम हुआ है इससे उसका आकलन किया जा सकता है और इस आधार पर उसका उम्र भी ज्ञात कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में थी। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों यानी जो पॉलन होता है के विश्लेषण द्वारा
जलवायु एवं वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। उसके बाद जो साक्ष्य है सिक्का, तो सिक्का के बारे में देख लेते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्टिक्स कहते हैं। मुद्राओं, बनावट एवं उनके प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डालता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। अगला पॉइंट है, भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी और सोने और शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, भारत में मिले आरंभिक सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती हैं। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतानों में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। यानी कि सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिले हैं, तो मौर्य उत्तर काल में मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक सोने का सिक्के किस शासक ने जारी किया है, तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए हैं। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए हैं। तो ये कि एक पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। सबसे पहले तो ये हो जाएगा कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्त शासकों ने। और शुद्ध सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो ये कुषाण शासकों ने किए। और शीशे के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए, तो सातवाहनों ने जारी किए। अगला पॉइंट देखते हैं, अभिलेख। तो अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो अभिलेख है सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहा जाता है। तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजाकुई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नास्त नामक वैदिक देवताओं का नाम मिलते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र यानी कि पेलियोग्राफी कहा जाता है। अभिलेख मुहरों, प्रस्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपातों पर मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। अगला पॉइंट है, आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में तथा ये ईसा पूर्व की 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी है तथा 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लग गया था। अब हम लोग देख लेते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। यानी कि जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं वो क्या क्या है। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत 3 प्रकार के, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। अब इसमें जो साहित्यिक साक्ष्य है ये 2 प्रकार से इसको बांट दिया गया है, धार्मिक साहित्यिक और लौकिक साहित्यिक। अब इसमें जो धार्मिक साहित्यिक है इसको बांटा गया है 2 भागों में, एक ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्रह्मोत्तर साहित्य। ब्राह्मण में वेद आ जाता है, उपनिषद, अरण्य, पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। और वहीं जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण उत्तर साहित्य, उसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को शामिल किया जाता है। अगला है जो लौकिक साहित्य है, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ इसको शामिल किया गया है। उसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं विदेशी यात्रा विवरण। तो विदेशी यात्रा विवरण में जितने भी विदेशी आए थे उनने जो लिखा था उसके साक्ष्य से इसमें हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं।
तो वो जो जितने भी विदेशी यात्रा आए थे उसमें सबसे पहले यूनानी रोम के लेखक आए थे, उसके बाद चीनी लेखक और अरबी लेखक। अब जो यूनानी रोम के लेखक थे वो थे टेलियस, ईरान से थे, हेरोडोटस, ये इतिहास के इनको पिता भी कहा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निरियाकस, आनेसिक्रिटस एवं आस्टियोबुलस। मेगास्थनीज जो था वो इंडिका का लेखक था। उसके बाद डाइमेकस, डायनोसियस, टॉलमी जो ज्योग्राफी के लेखक जिसको माना जाता है, और प्लिनी जो नेचुरल हिस्ट्रिका के लेखक हैं। तो ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेचुरल हिस्ट्रिका के लेखक कौन है, तो प्लिनी, ज्योग्राफी के लेखक टॉलमी। ठीक है, अब नेक्स्ट है चीनी लेखक। तो चीनी लेखक में फाइयान बहुत ही प्रसिद्ध है, शिंग युंग, वेनसांग और इतिसंग। इन्होंने भारत में आया, भ्रमण किया, और यहाँ पे भ्रमण करने के दौरान जो चीज़ें लिखी थी तो उसको हम लोग साक्ष्य के रूप में इतिहास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अरबी लेखक। तो जो अरबी लेखक भारत में आए थे उनमें से हैं सुलेमान, अल मसूदी और अल बरूनी। अल बरूनी बहुत ही फेमस है, जो तहकीक हिंद के लेखक ये लिखा था उसने। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ, यानी कि जो अभिलेख मिले हैं उसमें कौन कौन प्रकार की लिपियाँ उसमें प्रयुक्त की गई है। तो पहला है ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरा है खरोष्टी लिपि। तो अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब जो खरोष्टी है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट है यूनानी एवं अरमाइक लिपि। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं इसका पॉइंट। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक शिलालेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनमें से उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपस्थिति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। उदयगिरी जगह का नाम है उदयगिरी, यहाँ से हाथी गुफा में अभिलेख कलिंग नरेश के जो खारवेल थे उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा हो जाएगा शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रमुख अभिलेख और उसके शासक, यानी कि किस अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है। तो हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी मिलती है। एहोल के अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख से गौतमी बल्लभ श्री की जानकारी मिलती है। वैसे ही जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन, जूनागढ़ तो रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त और मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन का जानकारी मिलता है। आगे देख लेते हैं मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन का मिलता है जानकारी। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज का जानकारी मिलता है। वैसे ही देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजयसेन की पता चलती है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेखनीय हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, यानी भारत का सर्वप्रथम उल्लेखनीय हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अगला पॉइंट है वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। अगला है हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें से विचारों और वस्तुओं को चित्र के रूप में व्यक्त किया जाता था। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं।
इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी, जो उस समय बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं पुरातात्विक स्तंभ, अभिलेख और उसके स्थान। तो सबसे पहले है महरौली स्तंभ लेख, यानी ये जो महरौली स्तंभ लेख है ये महरौली यानी दिल्ली में प्राप्त हुआ है और इससे संबंध व्यक्ति और जो शासक है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, समय गुप्तकालीन यानी गुप्त काल की ये क्या है महरौली स्तंभ है। इसकी अभी ये विशेषता क्या है, तो ये स्तंभ इसकी विशेषता हम लोग देख लेते हैं। तो ये स्तंभ लेख मूलतः ब्यास नदी के समीप विष्णुपाद पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास तथा तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उसके द्वारा सिंधु के 7 युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण इस पे मिलता है। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, ये प्रयागराज इलाहाबाद में मिला है। ये समुद्रगुप्त संबंधित ये शासक था और गुप्त काल में ये भी प्राप्त हुआ है। इसकी विशेषता है कि इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का योगासन किया गया है, इसकी यशोगान किया गया और इसकी रचना हरिसेन ने काव्य शैली में की है। अगला है बौद्ध स्तंभ लेख, ये भरहुत में मिला है, जो उस समय के शासक राजा वासुदेव थे और शुंग काल की ये स्तंभ लेख है। इस अभिलेख में शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभ स्रोत माना गया है। अगला है मथुरा स्तंभ लेख, ये मथुरा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। उस समय के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे और गुप्त काल की ये स्तंभ है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है तथा महेश्वर समुदाय के उदित चार्य का वर्णन मिलता है। अगला है गरुड़ स्तंभ लेख, ये बेसनगर विदिशा में प्राप्त हुआ है। उस समय के शासक भागभद्र और शुंग काल में ये प्राप्त हुआ है। इसमें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम, त्याग व सतर्कता जैसे नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। अगला है एरण स्तंभ लेख, इनमें एरण मध्य प्रदेश में ये मिला है। समुद्रगुप्त समय उस समय का शासक था और गुप्त काल की ये लेख है। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में है। अगला हम देख लेते हैं एरण स्तंभ लेख, ये एरण मध्य प्रदेश और संबंध व्यक्ति है बुद्धगुप्त और समय था गुप्तकालीन। तो इसमें क्या है मुख्य बात उसको हम लोग देख लेते हैं। यह स्तंभ लेख चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण तथा भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नाम का प्रारंभिक प्रयोग किया गया है। अगला है भीतरी स्तंभ लेख, तो भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में प्राप्त हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में प्राप्त हुआ है। उस समय के शासक स्कंदगुप्त थे और ये भी गुप्तकालीन लेख है। तो इसकी मुख्य बात क्या है, तो इसकी मुख्य बात है इस स्तंभ लेख में हूणों के आक्रमण का वर्णन एवं स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख किया गया है। अगला है बिहार स्तंभ लेख, तो बिहार स्तंभ लेख बिहार शरीफ पटना के आसपास मिला है। उस समय के शासक स्कंदगुप्त और ये गुप्तकालीन लेख है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने तथा एक स्तूपों का निर्माण करने का उल्लेख मिला है। अगला है भीलसड़ स्तंभ लेख, ये भीलसड़ एटा में मिला हुआ है और उस समय का शासक कुमारगुप्त प्रथम था और ये गुप्तकालीन लेख है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम के प्रथम लेख गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण है। इस स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख मिलता है। अगला है एरण्य स्तंभ लेख, उस समय ये जो एरण्य मध्य प्रदेश है वहाँ का ये साक्ष्य मिला हुआ है और ये भानुगुप्त उस समय का शासक था और गुप्तकालीन समय का ये साक्ष्य है। इसमें महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीर गति प्राप्त होने एवं उसकी पत्नी के चिता पर सती होने का प्रथम उल्लेख मिलता है। लास्ट है तालगुंडा स्तंभ लेख, तो ये शिमोगा यानी कि मैसूर से प्राप्त हुआ है।
उस समय का राजा शांति वर्मन या फिर मयूर शर्मन था और गुप्तकालीन साक्ष्य ये है। इसमें यह स्तंभ लेख दक्षिण के कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों को संघर्ष का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्यिक स्रोत किस किस को इसमें शामिल किया गया है। तो यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है तथा वे मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेष चर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई है। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली है, परंतु इसमें अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं साहित्यिक साक्ष्य में। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अर्थवेद, यजुर्वेद, ब्रह्म ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जा सकता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियों, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। दोस्तों इसमें हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए थे, इसको देख लेते हैं। वेद, उपवेद एवं उनकी विशेषता। तो सबसे पहले और सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद है। इसका उपवेद आयुर्वेद होता है और इसका विवरण यानी कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित होता है। उसके बाद है यजुर्वेद, इसका उपवेद धनुर्वेद होता है और ये युद्ध कला से संबंधित होता है। तीसरा है सामवेद, ये गंधर्व वेद से इसका उपवेद होता है और ये कला एवं संगीत से संबंधित होता है। चौथा है अथर्ववेद, ये शिल्प वेद है, यानी कि इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद है, भवन निर्माण की कला से ये संबंधित है। चलिए हम लोग देख लेते हैं वेदांग के बारे में। तो वेदांग क्या है? तो वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों का सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई है। 6 वेदांग होते हैं। वेदांग कितने हैं? 6, जिसमें पहला है शिक्षा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 क्या हैं? वेदांग है। तो चलिए शिक्षा को हम लोग देख लेते हैं। वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ था। दूसरा है कल्प, तो वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम, ये कल्प में दिया हुआ है। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम है। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है। 5वां है छंद। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिस्फुट, जगती, बृहति का प्रयोग किया गया है। और 6ठा है ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लब्ध मुनि थे। अगला पॉइंट है सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। यानी कि जो अष्टाध्यायी है ये किसका लिखा हुआ है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, जो कि व्याकरण है, जो 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला। अगला पॉइंट है महाभारत, यानी महाभारत भी साहित्यिक ग्रंथ में आता है। तो महाभारत जिसे व्यास की कृति मानी जाती है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक इसकी स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। तो पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। इसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तथा यह भारत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगला पॉइंट है वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और तदनुसार यह सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है।
दूसरा है रामायण, यानी वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण। यह मूलतः 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए हैं। वर्तमान में इसमें 24000 श्लोकों हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी के प्रारंभ में हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। अगला पॉइंट है, राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान सौत्र सूत्रों में दिए गए। अगला है जात कर्म, यानी कि जन्म के समय अनुष्ठान होने वाले को जात कर्म कहते हैं। नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। सौत्र सूत्र और गृह सूत्र दोनों के आसपास है। अगला है शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं बल्कि उस समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है, ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक ईसा पूर्व जन्मों में गुजर चुके थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक लोक कथा है। अगला है जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता था। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कुछ प्राचीन तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकमात्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे। इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगला पॉइंट है, संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके अंतर्गत कई कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। अगला पॉइंट है, संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है तोलकाप्पियम, शिल्पादिकारम एवं मणि मेखलय। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावरीपट्टनम का समृद्धपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रमाणित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीप तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग विदेशी विवरण के बारे में। तो विदेशी विवरण में सबसे पहले यूनानी यात्रियों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। अगला पॉइंट है, यूनानी विवरणों में सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं।
अब देख लेते हैं इसमें हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। टॉलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। तो अब एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत और इटली के बीच की जो व्यापार की जानकारी है ये कहाँ से मिलती है? तो ये नेचुरल हिस्टोरिका के मिलती है। अगला पॉइंट है, चीनी पर्यटक ने प्रमुख फाहियान एवं हेनसांग ये दोनों बौद्ध थे जो बौद्ध तीर्थों के दर्शन करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। नेक्स्ट अब फाहियान के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने फो क्यूकी यानी फाहियान ने फो क्यूकी की रचना की, जिससे गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाले। अगला है कॉस्मोस इंडिकाप्लेट्स। ये यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया तथा क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। इसको युआन चांग भी कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी यू की रचना की। ह्वेनसांग के मित्र, तो ह्वेनसांग के मित्र थे वी ली ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज में आए परिवर्तनों का वर्णन किया है। नेक्स्ट इतिसंग। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। अगला राइटर है सुलेमान। तो ये सुलेमान थे, ये 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिमार शासकों का विषय में लिखा है। उसके बाद अल मसूदी। यह 1941 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है। अगला है अल बरूनी। तो जो अल बरूनी था, ये अल बरूनी ने तहकीक ए हिंद, अल बरूनी ने लिखा है तहकीक ए हिंद यानी कि किताब उल हिंद की रचना की है, जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया है। अब हम लोग देख लेते हैं चीनी लेखकों का वर्णन, यानी चीनी जो लेखक थे उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या वर्णन किया है। तो पहला हो जाएगा फाहियान, जो बौद्ध भिक्षु था। इसका समय काल है 399 से 414 ईस्वी और इसकी रचना है भारत की दशा का विवरण। तो इन्होंने भारत के बारे में क्या क्या बताया था उसको हम लोग देख लेते हैं। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया। इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अपने वृत्तांत में वह किसी भी भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता है। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त के राजप्रसाद यानी राजमहल को देवनिर्मित बताया है। अगला है सुंग यून, यानी कि सुंग यून का शासनकाल यानी कि कब कितने समय तक ये भारत में रहा, तो 512 से 13 ईस्वी में। इसने बिहार व बंगाल की तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। अगला है नेक्स्ट ह्वेनसांग। ये 629 से 645 ईस्वी। इसकी जो रचना है वो CU की है, जो पश्चात संसार के लेख है। इसमें उसने बताया है ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया।
इसने 13 वर्ष भारत में भ्रमण किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक अध्ययन किया तथा कुछ समय हर्ष के दरबार में रहा। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। यह यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसको तीन उपाधि दिया गया है, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित। अगला है वेन-सांग को, ये याद रखना आप लोग कि वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति पंडित कहा जाता है। नेक्स्ट है वी ली। तो जो वी ली था ये 7वीं शताब्दी में आया था और वेन-सांग की इसने जीवनी लिखा था। ये ह्वेन-सांग के मित्र था और इसने ह्वेन-सांग की जीवनी को लिखी थी। अगला है इतिसंग। तो इतिसंग का जो शासनकाल है ये 673 से 675 ईस्वी है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इसने लिखा है। इसमें भारत के बारे में बताया है। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था, इसके बारे में कहा जाता है कि वह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया। इसके वृत्तांत से भारतीय समाज की धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं पर प्रभाव पड़ता है एवं नालंदा व विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्रों की शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था का ज्ञान होता है। चलिए अगला नेक्स्ट है मातवेन लीन। तो जो मातवेन लीन था इसका शासन लगभग मतलब कि ये इस समकालीन था, 7वीं ईस्वी शताब्दी के समकालीन था। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण करने के जो आक्रमण किया था इस अभियान का वर्णन किया है। अगला है चाओ जू कुआ। चाओ जू कुआ ये 1225 से 1254 ईस्वी में ये इस मतलब समय में ये था और इसकी रचना है चू फानची। इसने बताया था 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है इसके लेख के द्वारा। तो ये इस चैप्टर में मतलब इतना ही था। हम लोगों को पढ़ना था कि जो इतिहास का स्रोत होता है इसमें क्या क्या होता है, तो हम लोगों ने इसमें अच्छे से पढ़ लिया। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर इसके अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखें और वीडियो को अभी लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें या फिर दूसरे सीरीज़ को शुरू करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।